नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 26/11 के मास्टरमाइंड लखवी की जमानत पर लोकसभा से निंदा प्रस्ताव पारित। प्रधानमंत्री ने कहा, पाकिस्तान के साथ कड़ाई से उठाया गया मसला। लोकसभा में जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पेश। वित्त मंत्री ने कहा, 3 साल तक राज्यों के नुकसान की होगी भरपाई, जनता को भी मिलेगी राहत। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री की चुप्पी कहीं जबरन धर्मांतरण को मौन समर्थन तो नहीं। 125 करोड़ जनता से किया वादा, दिलाया याद। कोहरे की चादर में लिपटा समूचा उत्तर भारत। श्रीनगर और लेह में तापमान 0 से नीचे। खराब विजिबिलिटी के चलते 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट। और ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में। 1 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर 71 रन। भारत अब भी 26 रन पीछे। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की जमानत पर भारत ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंसानियत पर भरोसा करने वाले इस फैसले से सदमे में हैं। लोकसभा में एक मत से निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। दरअसल पेशावर हमले के 2 दिन बाद लखवी को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने जमानत दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि ज़कीउर रहमान लखवी के बरी होने से इंसानियत में भरोसा करने वाले सदमे में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपना विरोध उचित शब्दों में पाकिस्तान के सामने रख दिया है। साथ ही उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि भारत की पाकिस्तान नीति में सदस्यों की भावनाओं को जाया नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान से अपेक्षा की है कि अभी अभी उनके यहाँ जो भयंकर घटना घटी है और बच्चों का जो भयंकर संहार हुआ, जितनी पीड़ा पाकिस्तान को हुई है, भारत को उससे रत्ती भर कम नहीं हुई है। और उसके तुरंत बाद इस प्रकार का रवैया ये दुनिया भर के मानवतावादी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने वाला है। प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कहा कि लखवी के खिलाफ सबूत नहीं होने की पाकिस्तान की दलील हमें मंजूर नहीं है। जैसे ही इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को जमानत दिए जाने का समाचार मिला, उन्होंने तुरंत ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को स्पष्ट शब्दों में हमारे रुख से अवगत करा दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मामला उठाना चाहा, लेकिन स्पीकर ने उन्हें 12 बजे अपनी बात कहने का मौका दिया। खड़गे ने इस मामले में पाकिस्तान के रवैये की निंदा की। लोकसभा में दूसरे दलों के सांसदों ने भी इस मसले को उठाया। जब पूरे पाकिस्तान में वकीलों की हड़ताल हो रही थी जी, तो उस वक्त ये विषय रावलपिंडी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश करके बगैर बहस से अगर उनको बेल दिया जाता है और सरकार भी उधर अगर ध्यान नहीं देती है तो इसको क्या कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री का इसके बारे में क्या विचार है। अदालत है और कैसी जेल है कि एक दहशतगर्द जेल में रहते हुए बाप बन जाता है, तो इससे अंदाजा होता है मैडम कि कितनी सीरियस है वहां की अदलिया हमको इंसाफ दिलाने के लिए। चर्चा के बाद लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर लखवी को जमानत देने की निंदा की। We urge the government of India to take every step in its power, including through its relation with other countries, to put pressure on Pakistan to bring this matter to a satisfactory conclusion. ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत मिलने के मामले पर लोकसभा में सांसदों में गुस्सा कम और हैरानी ज्यादा थी। और हैरानी इस बात की थी कि पाकिस्तान में जहां बच्चों पर इतना जघन्य आतंकवादी हमला हाल ही में हुआ है, वहां पर एक बड़ी आतंकवादी घटना के अभियुक्त को इतनी आसानी से जमानत कैसे दे दी गई। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
और भारत समेत दुनिया भर में भारी विरोध के बाद पाकिस्तान ने ज़कीउर रहमान लख्वी को 3 महीने हिरासत में रखने का फैसला किया है, लेकिन उसे 26/11 मुंबई हमले के आरोप में जेल में नहीं रखा जा रहा। पाकिस्तान ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला किया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने लख्वी की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। दरअसल लख्वी को गुरुवार को जमानत के तुरंत बाद भारत ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया और विरोध दर्ज कराया था। यही नहीं, पाकिस्तान में भी राजनीतिक दलों और जनता का जबरदस्त दबाव था कि लख्वी को खुला घूमने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। और इस अहम मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वो राजनयिक विवेक काजू साहब। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके का माहौल पाकिस्तान में रहा और लख्वी को जमानत मिलना, क्या लगता है कि पाकिस्तान वाकई आतंकवाद के खिलाफ अभी भी गंभीर नहीं है? लगता तो ऐसा ही, क्योंकि अदालत तो पाकिस्तान की अदालत है और वो भी एंटी टेररिज्म कोर्ट था जिसने ये बेल दी। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के जो प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में, उन्होंने ऐसी एविडेंस ही नहीं दी है लख्वी के खिलाफ जिसके द्वारा कोई मजबूत केस बनाया जा सके। तो इसलिए उनका अदालत का कहना था कि उन्होंने इनको लख्वी को बेल दी। उससे क्या जाहिर है? उससे जाहिर ये है, एक कि पाकिस्तान इसमें गंभीर नहीं है, और दूसरा एक और बुनियादी बात है, वो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी तक ये एहसास ही नहीं है कि भारत में इस मामले को, मुंबई कांड के मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। और भारत की जनता में इस कांड के बाद पाकिस्तान के प्रति कैसी भावना है। देखिए, हमारा जो रिएक्शन था, जिसका प्रधानमंत्री जी ने आज भी जिक्र किया, जबकि ये पेशावर में कांड हुआ और 132 बच्चे मारे गए, तो वो हमारे संस्कारों की वजह से था। हमारे संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि बच्चों को युद्ध से अलग रखते हैं, हिंसा से अलग रखते हैं। ये चीजें तो बड़ों में होती हैं, बच्चों में थोड़ी होती हैं। इसलिए एक अंदर से भावना आई। लेकिन मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के कई लोगों ने अप्रिशिएट किया। अब हो सकता है इसकी वजह से कुछ पाकिस्तान में चिंतन हो, लेकिन क्या उनकी फौज में चिंतन होगा? मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि जिस तरीके से पहले रिहाई और फिर जो खबर वाले की शांति भंग होने की आशंका के चलते उन्हें फिलहाल जेल में रखने के लिए लख्वी को कहा गया है, क्या ये माना जाए कि जो एक आतंकवाद को लेकर मैं कहूँ कि एक लाइन पाकिस्तान ने खुद खींची थी कि एक बैड तालिबान और एक गुड तालिबान की बात हो रही थी, क्या वाकई ये लाइन इन तमाम घटनाक्रम के बाद उस तरह बरकरार रह पाएगी पाकिस्तान में, जिस तरीके का दबाव अगर जनता का है या फिर सेना के अंदर से भी एक दबाव दिख रहा है? देखिए, आप शब्दों पर जोर दीजिए। उन्होंने कहा था बैड तालिबान और गुड तालिबान, ये नहीं कहा था बैड टेररिस्ट और गुड टेररिस्ट। उनके लिए कुछ टेररिस्ट अभी भी फ्रीडम फाइटर है। कश्मीर में जो वो करवा रहे हैं और जो गुट करवा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या पाकिस्तान ने आवाज उठाई है? लख्वी तो उसी एक गुट का हिस्सा। बिल्कुल। तो अब जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत उन्होंने रखा है, वो तो मजबूरी में रखा है, क्योंकि इस हालात में ऐसे पेशार वाक्य के बाद अगर इस लख्वी को जाने देते तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान के लिए जितनी बची कुची सहानुभूति थी, इज्जत थी, वो मिट्टी में मिल जाती। तो उनको तो ये करना ही पड़ा। लेकिन बात तो तब बनेगी जबकि उनकी जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं वो ऐसी एविडेंस, हमने तो उनको बहुत दिया है, इसमें इंफॉर्मेशन दी है, उस पर वो केस बिल्डअप करें कि केस जो है कोर्ट में साबित हो पाए। तो क्या ये कहा जाए विवेक जी कि लख्वी का जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है, ये दिखाने के बाद भी कि भारत विरोध कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव भी है, उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर के हालात कमोबेश वही रहने जा रहे हैं, सोच उनकी वही रहने जा रही है आतंकवाद को लेकर, या आपको लगता है कि कहीं कुछ बदलाव दिखने वाला है आगामी कुछ महीनों में? देखिए, कुछ तो वहाँ पर असर पड़ेगा इसका, लेकिन क्या उनकी फौज जो कि भारत नीति बनाती है उसकी जहनियत में फ़र्क आएगा? उस पर मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि उनकी जहनियत में फ़र्क आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, क्योंकि उनके लिए आतंकवाद तो शत्रु है, लेकिन वो आतंकवादी शत्रु हैं जो उनके खिलाफ हैं। क्या अफगान तालिबान की वो
की हिमायत छोड़ेंगे, उनको सपोर्ट देना बंद करेंगे? क्या एलईटी को या हाफिज सईद को सपोर्ट देना बंद करेंगे? वो तो खुलेआम घूमता है। और आज तक किसी ने नहीं कहा, ये 3 दिन हो गए, किसी ने ये नहीं कहा कि इनके खिलाफ भी काम करिए, जो कि आग उगलते हैं, जो कहते हैं कि वायलेंट एक्शन लेंगे भारत के खिलाफ, बदला लेंगे, अनाप शनाप बोलते हैं। मुशर्रफ साहब ने क्या कहा आप देखिए, जो कि राष्ट्रपति थे, सेना अध्यक्ष थे पाकिस्तान के, उन्होंने भारत पे उंगली सीधे उठा दी पेशावर कांड की। उससे क्या दिखता है कि उनकी जहनियत में, उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। कोई बदलाव अभी तक तो नहीं दिखता, और मुझे नहीं उम्मीद, मुझे उम्मीद नहीं है कि दिखेगा। एक तबका ये भी कहता है साहब, क्योंकि आप वहाँ रहे हैं, बेहतर समझ सकते हैं कि क्या वाकई वहाँ की सरकार अगर चाह भी रही इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने के लिए, लेकिन जो आईएसआई का दबाव है या फिर जो दूसरे संगठन है, आतंकवादी संगठन, जिनको एक बड़ा, मैं कहूँ कि समर्थन वहाँ पर हासिल है कुछ ग्रुप्स का, वो उसे उस तरह खड़ा होने दे पाएंगे? आज एक बहुत ही मुझे लगता है बहुत अच्छा लेख डॉन अखबार, वहाँ का बड़ा मशहूर अखबार, उसमें एक ने लिखा था, जिन्होंने लिखा, लेखक ने लिखा कि जिहादिस्ट जो एक जहनियत है, वो तो हमारे वहाँ 40 साल से ज़्यादा घर बना चुकी है और हमारी आइडियोलॉजी में बन गई है, और उसका सब फायदा उठाते हैं। अब उसकी एक जिहाद की एक, उन्होंने अंग्रेजी का शब्द यूज़ किया, पॉलिटिकल इकोनॉमी बन गई। तो अगर इतना ज़्यादा वो समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में, उनकी सोच में, उनकी फौज में वो घर बना चुकी है, तो फिर उसे हटाना, ज़रा वो विष को निकालना इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। और क्या उनके रहनुमा अब इतने ज़हीन हैं, इतने दूरंदेशी हैं कि फौज के और राजनीति में जो कि ये कर पाएंगे, ये हासिल कर पाएंगे? मुझे इस वक्त उसमें बहुत संदेह। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में हैं, क्या ऐसा लगता है कि जो स्टेट आतंकवाद को प्रश्रय देता रहा है, जिसकी लगातार चर्चा होती रही है, अब जिस मोड़ पे वो खड़ा है, वो पहले से कहीं ज़्यादा न सिर्फ अपने लिए खतरनाक है, बल्कि दूसरे इस पूरे रीजन के लिए भी ज़्यादा खतरनाक है? बेशक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो बहुत खतरनाक अब हो रहा है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसका वहाँ के रहनुमा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक बार कहा था, मुशर्रफ साहब ने कहा था, बहुत अरसे हुए, कि पाकिस्तान से ऐसी नेगेटिव चीज़ें निकल सकती हैं कि विश्व उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये सच बताता है कि पाकिस्तान का असल में क्या रुख है और किस तरह की सोच आतंकवाद को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। जबरन धर्मांतरण पर प्रधानमंत्री के मौन को विपक्ष ने आज एक बार फिर से मुद्दा बनाया। राज्यसभा 5वें दिन भी नहीं चल सकी। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने चुनावी वादों की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए और 125 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेही की याद दिलाई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जबरन धर्मांतरण का मुद्दा विपक्ष ने फिर उठाया। सदन में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सत्ता पक्ष को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने जवाबदेही के नाम पर ही जनता से वोट मांगे थे, इसलिए अब जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं। उन्होंने ही दर्द दिया है, उन्हीं को ही दवा देना होगी, क्योंकि उन्होंने ही भारत की जनता को कहा है कि मैं आंसरेबल हूं, मैं आंसरेबल हूं, मुझे ताकत दे दो, मुझे शक्ति दे दो। उन्हीं को विश्वास देना होगा भारत की जनता को। दूसरे दलों के सदस्य भी गुलाम नबी आजाद की बात से सहमत नजर आए और प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की। The opposition a few minutes ago has clearly outlined the stand of what the mood of the House is, what the 140 members is. The stance is very clear. The opposition wants a discussion on this. Why is the Prime Minister shying away? He should come here and take part in the debate. हालांकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो विपक्ष के दबाव के आगे नहीं झुकेगी। सरकार का तर्क है कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि किसी विषय पर चर्चा का जवाब कौन देगा। आपने कहा इस पे जवाब होना चाहिए, हमने कहा आपको सूद ब्याज के साथ जवाब देंगे। आपको समस्या क्या है? अब आप कहेंगे जवाब कौन देगा, ये हमें तय करना है। आप तय नहीं करेंगे कि जवाब कौन देगा, आप तय करेंगे कि आपका स्पीकर कौन होगा, आपकी पार्टी से बोलेगा कौन, ये आप तय करेंगे। हम तय करेंगे कि जवाब कौन देगा। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि विषय से संबंधित मंत्री की ओर से ही जवाब दिए जाने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के संतुष्ट नहीं होने पर ही नियमों के मुताबिक दूसरे विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। But why are we jumping that stage?
we are at stage 1, that a debate is to take place and a reply is to be given. After that, if you are not satisfied with the reply, then we come to the next stage. हालांकि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद राज्यसभा में अप्रोप्रिएशन बिल और प्राइवेट मेंबर्स बिल पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन 5 दिन से चल रहे गतिरोध पर सरकार और विपक्ष दोनों के ही कड़े रुख को देखते हुए इस सत्र के बाकी 2 दिनों में राज्यसभा में कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी, इसकी संभावना काफी कम है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ और कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वी हनुमंत राव ने संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू से माफी की मांग की है। राव का कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री ने उन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। सरकार ने नायडू पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया, लेकिन आसन ने इसकी जांच के लिए हनुमंत राव से सभी दस्तावेजों के साथ नोटिस देने को कहा है। कांग्रेस सांसद हनुमंत राव ने शुक्रवार को सदन में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। वी हनुमंत राव ने एम वेंकैया नायडू से इस बारे में माफी मांगने और आसन से इसका रिकॉर्ड देखने की गुजारिश की। Question of my character, sir. Let them, you can see the record. Okay. If anything, no, otherwise he should make apology, yes, sir. He should make open apology, sir. It has to come from the chair, because parliamentary affairs minister has said something which is very serious about the matter. Okay. Now you have to protect the member. विपक्षी दलों ने भी वी हनुमंत राव पर आरोप लगाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से स्पष्टीकरण की मांग की। We are members of parliament outside, so whatever we say outside, the decorum of the house, if it has to be maintained, then what has happened inside? About that, if a minister says outside. हालांकि सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू का बचाव किया। सरकार ने कहा कि राव पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मैं माननीय सदस्य को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं कही है। इसके बाद आसन ने हनुमंत राव से कहा कि वो सभी दस्तावेजों के साथ नोटिस दें। आसन ने भरोसा दिलाया कि नियमों के मुताबिक सभी तथ्यों की जांच होगी। बुधवार को आसन ने नियम 255 के तहत राव को सदन की कार्यवाही से बाहर चले जाने को कहा था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को साल 2014-15 के लिए पीएफ पर 8.75% ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ की सालाना बैठक में यह फैसला हुआ। साथ ही प्रोविडेंट फंड में जमा पैसा अब 30 दिन के बजाय 20 दिन में ही निकाला जा सकेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की शुक्रवार को हुई 125वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें कारोबारी साल 2014-15 के लिए पीएफ पर 8.75% ब्याज देने का फैसला किया गया। ईपीएफओ ने पीएफ सेटलमेंट की समय सीमा भी 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी है। Claims maximum time reduced from 30 days to 20 days. वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों ईपीएफओ फंड को संशोधित निवेश पैटर्न का सुझाव दिया था। इस सुझाव के तहत मंत्रालय ने ईपीएफ से 15% निवेश सीधे तौर पर इक्विटी बाजार में करने को कहा था। फिलहाल इस पर ईपीएफओ की शीर्ष निर्णायक संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और ट्रेड यूनियन में सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से इस बारे में फैसला टाल दिया गया। इस मसले पर विचार के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाएगा, जो अपनी रिपोर्ट लगभग 4 महीने में देगी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और बात क्रिकेट की। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए। हालांकि वो अब भी ऑस्ट्रेलिया के 505 रन के स्कोर से 26 रन पीछे है। पहली पारी में 97 रन से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया की दूसरी पारी की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पहली पारी में शतक बनाने वाले सलामी बल्लेबाज मुरली विजय दूसरी पारी में 27 रन पर ही आउट हो गए। शिखर धवन 26 रन और चेतेश्वर पुजारा 15 रन बनाकर क्रीज पर हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 71 रन था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 221 रनों से आगे खेलते हुए भारत के सामने 505 रन का स्कोर खड़ा किया। स्मिथ ने 133 और जॉनसन ने 88 रन की तूफानी पारी खेली। भारत की तरफ से उमेश यादव और ईशांत शर्मा ने 3-3 विकेट, जबकि वरुण एरोन और आर अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अब बात मौसम की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। कड़ाके की सर्दी से लोगों को भारी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 12.5 डिग्री और श्रीनगर में 0 से 4.2 डिग्री तक नीचे पहुंच चुका है। उधर घने कोहरे के चलते 110 ट्रेनें अब देरी से चल रही हैं। शुक्रवार की सुबह दिल्ली एनसीआर समेत करीब पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चादर में ढका रहा। कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर देखने को मिला। खराब विजिबिलिटी की वजह से जहां हवाई उड़ानों में देरी की शिकायत मिलती रही, वहीं ट्रेनों की रफ्तार भी सुस्त नजर आई। 100 से ज्यादा ट्रेनें तय समय से देरी से चल रही हैं। ठंड के मारे हम लोग परेशान हैं। यहाँ कोई इंतजाम नहीं था अपने का, ना लकड़ी का ना कोई चीज का, और रात भर यहाँ ठिठुरे पड़े हैं। गाड़ियाँ सुबेरे तक नहीं आ रही हैं। शुक्रवार की सुबह राजधानी दिल्ली का पारा गिरकर 7.4 डिग्री पर पहुंच गया। उधर जम्मू कश्मीर में भी पारा लगातार गिर रहा है। श्रीनगर में -4.2, जबकि लेह में तापमान 0 से 12.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सर्दी का सितम जारी है। उत्तराखंड में अब तक ठंड की वजह से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम लोग को भी कॉलेज जाना है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो मॉर्निंग का हो गया है, इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हम लोग रास्ते में, और इंटीरियर साइड जो है, जो गांव साइड है, उधर साइड तो और ज़्यादा ठंड है। सिटी में तो फिर भी काफ़ी आराम है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में शनिवार को भी घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर समेत दूसरे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी रहने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।